then we have to calculate Kp for the reaction. ठीक है, हमको Kp कैलकुलेट करना होता है. तो विल राइट दैट कि भाई जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक रिएक्शन के लिए, A+2B is in equilibrium with 3C+4D. ये भी गैसियस स्टेट है, ये भी गैस है, ये भी गैस ले लेता हूं और ये भी, सारे के सारे गैस ले लेते हैं. तो अगर ये रिएक्शन मुझे गिवन है तो इसके लिए मैं केसी लिख सकता हूँ. केसी अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि केसी कैसे लिखते हैं किसी भी रिएक्शन को. C⁻3. सर आपने बताया था मतलब आगे का भी केपी का भी. अच्छा, वो तो कांस्टेंट है ना. हाँ हाँ, केसीआरटी का. अच्छा केसी अच्छा केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी अपन पढ़ लिए थे. हाँ सर, वहां तक हो गया. हाँ, मुझे भी याद ऐसे ही आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं ना, तो क्या कैलकुलेट. तो इसमें अपन ने लास्ट टाइम लिखा था कि भाई, अपन ने लिखा होगा इसमें कि केसी ऑफ द रिएक्शन इज लाइक दिस: concentration of C to the power of 3, concentration of D to the power of 4, concentration of A into concentration of B to the power of 2. एंड अगर अपन इसका Kp लिखेंगे जो मैंने लास्ट टाइम बताया होगा आपको, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C to the power of 3 into partial pressure of D to the power of 4 divided by partial pressure of A into partial pressure of B to the power of 2. ये अपन ने पढ़ा था. और अपन ने इन दोनों में रिलेशन भी लिखा था कि Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है. दोनों में रिलेशन के लिए अपन ने पढ़ा होगा Kp इज इक्वल टू होता है Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी. ये अपन ने पढ़ा था, जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये वाला इक्वेशन अपन पढ़ चुके थे सर. इसको मैं इक्वेशन मतलब लिख लेता हूँ. दिस इज इक्वेशन व्हाट वी हैव. इसमें डेल्टा एनजी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब इनके मोलर सम ऑफ द मोलर कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द मोलर कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, where delta Ng is sum of the molar coefficient of, that is मैं लिख ही देता हूँ, sum of molar coefficient of product है ना, of product minus है ना, product minus लिख लेंगे अपन sum of the molar coefficient of the reactants minus sum of the molar coefficient of reactant. ठीक है, molar coefficient of reactants, molar coefficient of reactants, ये अपन ने पढ़ा होगा डेल्टा एनजी में. तो अपन क्या बोल सकते हैं इसमें कि भाई डेल्टा एनजी ये तो अपन ने पढ़ लिया था, इसके मोलर कोएफिशिएंट क्या था. इसके लिए अगर डेल्टा एनजी लिखेंगे तो क्या होगा, 3 + 4 - 1 + 2, ऐसे लिख सकते हैं. एक मिनट देख लेता हूँ कोई बच्चा तो. तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा एनजी अपन को पता है क्या है इसमें, तो केपी और केसी का रिलेशन अपन. अब अपन क्या कहेंगे, अगर मान लो किसी रिएक्शन के लिए अपन कहेंगे इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू दिस मच. वन मोर थिंग वी हैव रिटन लास्ट टाइम कि भाई इफ इनमें जो अपन ने केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखा है, अगर इनमें कोई सॉलिड्स है तो अपन उसे केपी और केसी के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. राइट, इफ एनी ऑफ द reactants are solids or pure liquids लिक्विड में थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना होता है. लिक्विड्स विच आर राइट ना मीडियम फॉर सोल्यूशन, वो मैं बताऊंगा कैसे. देन they are not written in
they are not included in Kp और Kc एक्सप्रेशन, और Kc एक्सप्रेशन वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे Kp और Kc की एक्सप्रेशन में। तो अपन पहले एक बार लिख लेते हैं, अपन फिर चेक करते हैं अपन, है जैसे अपन ने लिखा ना। तो एग्जांपल लिखते हैं इसमें। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है जिसमें Fe सॉलिड है और मैंने इसको डिसॉल्व किया ट्वाइस ऑफ HCl। ये एक्वस सोल्यूशन था, इसका पानी का सोल्यूशन था ये, और ये कन्वर्ट होता है, इक्विलिब्रियम अटेन करता है, और ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। सपोज ये रिएक्ट करके अपन ने कंडीशन बनाया सो दैट कि ये FeCl2 बन गया, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, और H2 गैस बनेगा। ये रिएक्शन होता है। अब अगर मुझे इसके लिए Kc लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें Kc अगर मुझे लिखना है तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड इंक्लूड नहीं होगा, बाकी तो इंक्लूड होंगे। तो Kc क्या लिखते हैं अपन, concentration of the products upon concentration of the reactant raised to the power of their molar coefficients। तो concentration of product मतलब FeCl2 का concentration और H2 का concentration divided by concentration of HCl। HCl का पावर 2 लेना पड़ेगा, that is। और अगर इसके लिए Kp लिखना है तो Kp is equal to partial pressure of H2, बस। तो Kp में ये नहीं आएंगे क्या भाई, ये तो सॉलिड था। Kc एक्सप्रेशन में अपन सॉलिड को नहीं लिखते हैं क्योंकि उसकी एक्टिविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। सॉलिड्स आर इनएक्टिव, और ये अपन को एक्टिविटी कांस्टेंट एक्टिविटी लिखनी होती है। तो सॉल्यूशंस आर एक्टिव, गैसेस आर एक्टिव, लेकिन Kc एक्सप्रेशन में सॉल्यूशन फॉर्म और गैसेस दोनों ही लिखे जाएंगे, लेकिन Kp एक्सप्रेशन में ओनली गैसेस लिखे जाते हैं, सॉल्यूशन भी नहीं लिखे जाएंगे। सो वी शुड रिमेंबर दैट in Kc expression we can write now solutions and gases, but in Kp expression we have to write only gases, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए Kp लिखना है तो कम से कम उसमें एक गैसियस टर्म तो होना ही चाहिए, वरना अपन उसके लिए Kp नहीं लिख पाएंगे। अगर एक भी गैसियस टर्म नहीं है, सारे के सारे सॉल्यूशन या सॉलिड्स है, ठीक है ना, तो वी कैन राइट लाइक दैट। अब मैं एक दूसरा पॉइंट लिखूंगा 4। we know that कि भाई Kp is equal to, we know that Kp is equal to होता है Kc into RT to the power of delta H। ये ऐसे होता है। अब इसमें होगा क्या, डेल्टा Ng अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करता है, अगर अपन को रिएक्शन गिवन है, राइट। डेल्टा Ng होता है नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट। अपन लिखेंगे अगर मान लो किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 हो जाए तो फिर अपन उसको कहेंगे देन Kp विल बी इक्वल टू Kc। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो किसी का भी अपन पावर अगर 0 लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो एग्जांपल लिखेंगे ना अपन, ट्वाइस ऑफ HCl will be in equilibrium with H2 plus Cl2, both are in gaseous state। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और HCl भी गैस होता है, तो इसके मोलर कोफिशिएंट का सम 2 हो जाएगा और ये भी 2 है, तो डेल्टा Ng 0 हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें डेल्टा Ng 0 है उनके लिए अपन Kp लिखें या Kc लिखें बराबर होता है। अब अगर मान लो इसमें अपन कहेंगे कि भाई डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, देन तो अगर डेल्टा Ng का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि जब Kc में इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो Kp के बराबर होगा। दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये 1 थोड़ी हो सकता है, ये तो वैल्यू होगी ना फिर तो इसकी कुछ, तो अपन कहेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Kp होगा। तो इसका मतलब है Kp जो होता है वो Kc से बड़ा होता है, क्योंकि Kc में अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो Kp आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे भाई ग्रेटर देन 0 के लिए। PCl5 है, ये गैसेस होता है
और ये डिकम्पोज करके PCl3 प्लस Cl2 बनाता है ना। ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो ये 1 + 1 2 हो गया, 2 माइनस इसका मोलर कोफिशिएंट 1 है। तो अपन बता देंगे कि भाई अगर अपन गैसेस लेते हैं तो हाउ वी कैन राइट दैट डेल्टा Ng विल बी ग्रेटर देन 0, और अगर डेल्टा Ng किसी रिएक्शन के लिए ग्रेटर देन 0 है तो फिर उस केस में उसका Kp बड़ा होगा Kc से। जैसे ये रिएक्शन अपन ने एग्जांपल लिया, अगर इसमें अपन डेल्टा Ng कैलकुलेट करें तो अपन कहेंगे सर ये तो 1 होगा। 1 कैसे? क्योंकि ये तो सब ये सॉलिड है, गैस है ही नहीं, ये भी गैस नहीं है, ये भी गैस नहीं है, बस ये है। तो 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि गैस नहीं है ये। तो 1 + 0 - 0, ये तो कहीं भी गैस नहीं है। तो इसके लिए डेल्टा एन जी लिखने का मतलब है कि डेल्टा एन में सिर्फ गैसेस होंगे। अपन ने लिखा डेल्टा एन जी, ये जी रिप्रेजेंट करता है कि आपको उसमें सिर्फ गैसेस लिखने हैं। सिमिलरली इफ आई राइट दैट अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो देन व्हाट विल डू, तो अपन कहेंगे उस केस में Kp विल बी लेस देन Kc, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 होने का मतलब है अगर इसका पावर नेगेटिव होगा तो Kc को इससे डिवाइड करना होगा तब अपने पास Kp आएगा, इसका मतलब Kc बड़ा होगा। तो फिर एग्जांपल ले लेते हैं कोई जिसमें भाई Kc डेल्टा Ng लेस देन 0 हो, तो ऐसे बता देंगे अपन N2 गैस हो गया, इसको अपन H2 गैस के साथ रिएक्ट करेंगे, ये भी गैस हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम बनाएगा ट्वाइस ऑफ NH3 के साथ, और ये भी गैस है, तो फिर ये 2 - 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसका डेल्टा Ng जो होगा वो हो जाएगा 2 - 1 + 3 4, दैट इज इक्वल टू -2। तो इसके लिए -2 डेल्टा Ng आ रहा है। तो ठीक है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें डेल्टा Ng 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है, तो अपन Kp और Kc के रिलेशन बता सकते हैं इस इक्वेशन को सोच के। बाकी किसी भी रिएक्शन के लिए अपन Kp और Kc दोनों लिख के बता सकते हैं। तो चलो फिर अपन एक काम करते हैं, मैं कुछ रिएक्शंस देता हूं आपको, आप मुझे उसके Kc, Kp और डेल्टा Ng कैलकुलेट करके बताओ उन रिएक्शंस में जो मैं आपको देने। आपके पास सारा कुछ है, कैसे कैलकुलेट करना होता है ये आपको राइट ना आपके सामने दिख रहा है, कैसे डेल्टा Ng कैलकुलेट करना होता है, कैसे Kp एक्सप्रेशन लिखना होता है, सिर्फ एक्सप्रेशन, और Kc एक्सप्रेशन लिखना होता है। Kc एक्सप्रेशन में अपन को पता है वी कैन राइट दैट सॉल्यूशन और गैसियस स्टेट दोनों, और बट इन केस ऑफ Kp वी हैव टू राइट ओनली गैसेस, मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमें Kp लिखना है तो कम से कम उस रिएक्शन में एक गैसियस टर्म होनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप ये लिख लो पहले, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। डन सर। डन, चलो भाई देखो भाई मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप बताओ फिर उनके लिए कैलकुलेट करके हैं। चलो सो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp and Kc, Kp, Kc and डेल्टा Ng है ना, Kc and डेल्टा Ng for the following reaction. फॉलोइंग रिएक्शन, अपन को जो रिएक्शन लिख लेते हैं उसमें Kp कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक मुझे गिवन है ऐसे, दैट इज CaCO3, ये सॉलिड है और इक्विलिब्रियम लगाते हैं इसके लिए, सो इसको लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है और ये CO2 में कन्वर्ट होगा, ये गैस। दूसरा एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, दैट इज विल राइट दैट, सो अगर मैंने एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया NaOH में और एक्वस मीडियम वाटर होगा, तो मैं इस पर लिखूंगा सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, O2 बनाता है, और विल राइट दैट NaAlO2 हो गया और एक H2O बना है, सो प्लस H2 विल गेट लाइक दिस। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये पानी लिक्विड है, ये एक्वस है और ये गैस है, ठीक है। थर्ड P4 है जो कि सॉलिड होता है, मैं इसको O2 से रिएक्ट करूंगा जो कि गैस होता है, और ये बनाएगा P4O10 जो कि सॉलिड होता है।
जो कि सॉलिड होता है। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट इज वी कैन से CH3 COO C2H5 जो कि लिक्विड होता है। मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, वाटर एक्सेस में होता है और ये बनाता है CH3COH। सबको पता है जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। काफी बार पढ़ते हैं अपन, छोटे क्लासेस में भी अपन को काफी बताया जाता है इसके बारे में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के बारे में। और रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ठीक है, फिर अपन लिख सकते हैं SO3 है, ट्वाइस लिख लेते हैं अपन, और ये इक्विलिब्रियम में होगा SO2 के साथ, ये भी गैस होता है, और इसमें O2 होता है, वो भी गैस होता है। फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज लाइक दिस। मान लो मेरे पास CH3COH है, वाटर से रिएक्ट करवाते हैं इसको, और वाटर से रिएक्ट करके ये बनता है CH3CO नेगेटिव बनाता है और H3O पॉजिटिव बनाता है। एट्थ अपन लिखेंगे, मान लो मेरे पास एक सोडियम कार्बामेट बोलते हैं अपन उसे, सॉलिड होता है, और इसे डिसोसिएट करके मैं ट्वाइस ऑफ NH3 बनाऊंगा प्लस CO2 बनाऊंगा, ये बनता है। तो इनके लिए अपन को कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, दैट इज एक और रिएक्शन लिख लेता हूँ क्योंकि वो मोस्टली पूछ लेते हैं, इसलिए 9th वाला। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस, इसको रिएक्ट करूंगा कार्बन विच इज अ सॉलिड, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है ट्वाइस ऑफ CO के साथ, दैट इज अ गैस। तो आपको ये बताना है, काफी है इतना। तो इन सब के लिए KP एक्सप्रेशन लिखो, KC एक्सप्रेशन लिखो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, और फिर मुझे बता दो, तो मैं आपको कैलकुलेट करके फिर मैं बता दूँ, फिर अपन चेक कर लेंगे। सबको KP KC एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए सभी को। हो गया।
हो गया? हाँ सर। Yes. अब इसके लिए तो ये दोनों तो सॉलिड हैं, बट इसके लिए अगर कॉन्सेंट्रेशन CO2 का लिख लेंगे अपन, तो जो Kc होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 होगा। कॉन्सेंट्रेशन होता है मतलब मोलारिटी है, तो अगर मुझे Kc गिवन है मतलब मोलारिटी ऑफ CO2 गिवन है, या मोलारिटी ऑफ CO2 गिवन है तो Kc गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी होता है, मोल्स पर लीटर। और अगर Kp लिखेंगे तो Kc इंटू RT टू द पावर ऑफ डेल्टा Ng लिख लो, या अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा Kp और Kc। और अगर अपन डेल्टा Ng लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसमें तो 1 ही रहेगा, 1 + 0 - 0, तो विल गेट लाइक दैट। अब अगर अपन Kc लिखेंगे तो Kc, इसमें Kc के लिए ये तो एक्वस है, ये तो गैस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, और ये प्योर लिक्विड है क्योंकि मीडियम वाटर हो गया इसमें। तो अपन इसमें लिखेंगे दैट इज NaAlO2 लिखेंगे, H2 लिखेंगे, और डिवाइड बाय करेंगे अपन NaOH। ठीक है, ये तो प्योर लिक्विड है जो कि एक्वस मीडियम है इसमें। तो अपन ने कहा था प्योर लिक्विड्स और विच इज एक्टिंग एज अ मीडियम, विच आर मीडियम फॉर द सॉल्यूशंस। सो प्योर लिक्विड्स विच आर मीडियम फॉर द सॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 3 में लिखा था अपन ने। तो प्योर लिक्विड्स विच आर मीडियम फॉर द सॉल्यूशन, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन Kp और Kc एक्सप्रेशन। और अगर इसका P लिखेंगे अपन तो इसमें सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 होगा बस, क्योंकि उसके अलावा कोई गैस नहीं है। Kp में सिर्फ गैसेस हो सकते हैं। डेल्टा Ng भी इसका 1 होगा, राइट। इसके लिए अगर अपन डेल्टा Ng लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1, और वो भी सिर्फ इस H2 की वजह से। एक मिनट, ये H2, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो अपन को बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 ही दिख रहे हैं मुझे, ये 3/2 है। सो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो अपन इसको या तो 3/2 लिखो ऐसे, और इसका भी पावर 3/2 लिखना पड़ेगा अगर ऐसे रिएक्शन के बने तो। या फिर अपन इसको 2 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, भाई फ्रैक्शन में ना लिखना पड़े। तो ये भी 2 होगा और ये 3 है। अपन को पता है कैसे बैलेंस करते हैं, जो रिएक्शन गिवन होगा अपन उसी के हिसाब से लिख लेंगे Kp और Kc। तो इसका फिर ये भी 1.5 आएगा। डेल्टा Ng फ्रैक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी बात करेंगे तो इस केस में ये सॉलिड है, सिर्फ ये गैस है, तो ये तो बिल्कुल 1 जैसे ही हो जाएगा कि उसमें एक ही गैसियस टर्म है, उसी को अपन Kc में लिख लेंगे। सो 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर ऑफ 5 लिखना पड़ेगा, ये सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ है, तो ये Kc होगा। और Kp तो अपन लिखेंगे Kp विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर ऑफ 5 लिखना पड़ेगा। और डेल्टा Ng कितना लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे 0 है ये, तो 0 - 0 + 5, तो अपने पास -5 आएगा। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा Kp और Kc लिखने के लिए। वेरिएबल टू राइट दैट व्हाट इज Kp और Kc फॉर दिस रिएक्शन, सिर्फ एक ही गैसियस टर्म। अब इसके लिए अगेन दिस इज अ मीडियम, प्योर लिक्विड है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर था, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और किसी का भी हाइड्रोलिसिस होगा उसमें एक्सेस ऑफ वाटर होता है, और वही मीडियम है इस सॉल्यूशन का, तो इसको अपन Kc में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो व्हाट आई गॉट इज CH3COH, concentration of the products C2H5OH डिवाइडेड बाय वाटर, तो लिखेंगे नहीं, वो प्योर लिक्विड्स है, एक्टिंग एज अ मीडियम। तो अपन इसको ये एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे बस, ये लिखेंगे अपन Kc। इसके लिए Kp लिख नहीं सकते क्योंकि एक भी गैसियस टर्म नहीं है इसमें, सो वी कैन नॉट राइट Kp, है ना।
देयर इज नो गैशियस टर्म, ठीक है, वहां गैशियस टर्म है ही नहीं, तो अपन लिख ही नहीं सकते केपीएस के लिए, और डेल्टा एनजी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि गैशियस टर्म ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। इसमें अगर अपन लिखेंगे तो Kc विल बी इक्वल टू concentration of SO2 to the power of 2 into concentration of O2 divided by concentration of SO3 to the power of 2, ये Kc हो जाएगा। और ये गैसेस हैं तो अपन इसे प्रेशर के टर्म में Kp में इंक्लूड कर लेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 टू द पावर ऑफ 2, ये Kp होगा। और डेल्टा Ng 1 होगा इसके लिए, डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा अपने पास, 2 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब ये एसिड था, मैंने लिक्विड एसिड ले लो, आप उसको वाटर में लिक्विड में डिसॉल्व करो, ये प्योर लिक्विड होगा, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वी गेट एक्वस आइंस। वैसे ये आइंस लिखे थे इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी कि ये एक्वस सॉल्यूशंस में होंगे क्योंकि वाटर आप ऐड कर रहे हो। सो अपन ने एसिड को पानी में डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व किया तो वी गॉट एसिटेटाइन, और मतलब आइंस बनेंगे वो एसिड डिसोसिएट होकर, जैसे HCl होता था। तो वाटर तो मीडियम होगा, इट विल बी नेक्सस, क्योंकि ये तो एक्वस मीडियम है। तो फिर अपन Kc तो लिख सकते हैं इसके लिए, concentration of CH3COO negative into concentration of H3O positive, that is called hydronium ion बोलते हैं अपन उसे, divided by concentration of acetic acid, ये एसिड होता है। ये वाटर मीडियम है इसलिए मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। Kc अपन लिख नहीं सकते, Kp अपन लिख नहीं सकते इसके लिए, और डेल्टा Ng अपन के पास 0 है, सो वो भी एक तरीके से अपन नहीं लिख सकते इसके लिए, क्योंकि उसमें गैशियस टर्म है ही नहीं। अगर गैशियस टर्म नहीं है तो डेल्टा Ng भी 0 होगा और Kp भी अपन नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे उसके लिए। इसमें Kc will be equal to concentration of ammonia to the power of 2 into concentration of CO2, and Kp will write, वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर टू द पावर ऑफ 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और डेल्टा Ng लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 0, ये तो 0 होगा, सो इसके लिए 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0, ये डेल्टा Ng हो जाएगा। इसकी अगर अपन बात करेंगे तो इसमें अपन कहेंगे भाई इसका Kc एक्सप्रेशन अगर अपन लिखेंगे तो Kc एक्सप्रेशन विल बी दैट इज concentration of CO to the power of 2 divided by concentration of CO2, और Kp लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, CO to the power of 2 divided by partial pressure of CO2, डेल्टा Ng तो 1 आएगा, 2 minus 1 ये तो सॉलिड है, डेल्टा Ng will be equal to 1 for this। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन अपन को लिखने आनी चाहिए इस टाइप से, जैसे मैंने आपको Kp Kc लिख के बताया, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन में Kp गिवन है या Kc गिवन है, दोनों में से कोई एक गिवन है, तो अपन RT से दूसरा कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें एक्सप्रेशन वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने के लिए पूछेंगे तो वी आर एबल टू राइट दैट। आई होप दैट सबको एक्सप्रेशन लिखना आ गया होगा, डेल्टा Ng भी कैलकुलेट करना आ गया होगा, एक्सप्रेशन भी लिखना आ गया होगा, ठीक है। अब एक बार अपन Kp और Kc दे आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अपन ये चेक कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है किसी भी रिएक्शन के, या हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से क्या क्या बता सकते हैं। फिर अपन चेक करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं इस चैप्टर में। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, और मैं आज आपको रियल गैस का भी शीट भेज दूंगा, आइडियल गैस आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं, जैसे आप बता रहे हो कि आइडियल गैस है, तो आज रियल गैस का भी शीट भेज दूंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आइडियल गैस डिस्कस करूंगा, और उसके बाद रियल गैस, कुछ तो आइडियल गैस अपन डिस्कस कर चुके होंगे,
उसके बाद मैं रियल गैस को डिस्कस करूंगा, राइट ना? क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना कि अपन को आइडियल गैस और रियल गैस, इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़े से ही फिजिकल के चैप्टर्स बचते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसमें प्योर कंसेप्ट्स होते हैं। अगर वो कंसेप्ट आपको आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं बचेगा फिर अपने पास। तो इसलिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट टाइम में रियल गैस वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा और आइडियल गैस वाला पार्ट पहले डिस्कस करेंगे, फिर रियल गैस। अभी अपन यही पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं केसी और केपी की बात कर रहा हूं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन कैसे बता सकते हैं और इनसे अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हैं क्वेश्चंस में, वो देखते हैं। ये तो अपन को पता है कि इक्विलिब्रियम जो होता है, मतलब केपी और केसी जो होता है, दैट इज केपी और केसी दैट इज इक्वल टू होता है के एफ अपॉन केपी, मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, नॉट द रेट कांस्टेंट्स। इनका जो रेशियो होता है वो केपी और केसी बता देते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन। यूनिट की बात कर लेते हैं पहले, यूनिट ऑफ केपी और केसी। सो यूनिट ऑफ केपी होता है, अगर मुझे यूनिट लिखना है तो दैट इज यूनिट ऑफ केपी विल बी इक्वल टू, आप एटमॉस्फेयर ले लो या प्रेशर का जो भी टर्म लेना है उसका टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी लिख सकते हैं। आपने अभी अभी अपन ने काफी कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें अगर सिर्फ ये प्रेशर टर्म होगा तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर होगा इसका, तो CO2 का प्रेशर एटमॉस्फेयर लिखूंगा तो कोई भी अपन को नंबर गिवन होगा एक, कि मान लो इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है तो अपन यहाँ लिखेंगे 2 एटमॉस्फेयर। तो इसका पावर जो होगा वही तो केपी का पावर होगा ना, तो अपन बता सकते हैं व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केपी। और केसी का अगर यूनिट बताना है आपको तो आप ऐसे बता सकते हो, आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेना पड़ेगा, दैट इज मोल्स पर लीटर। आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेना पड़ेगा, वो होता है मोल्स पर लीटर। और टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी की जगह आप डेल्टा एन कर सकते हो, जी मत लिखो उसमें। डेल्टा एन में वी कैन इंक्लूड द गैसेस एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वेर इन डेल्टा एन we can include the gas and the pressure, gases and the solution term, ये डेल्टा एन हो जाएगा। मैंने डेल्टा एन जी नहीं लिखा है इसको क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये प्रेशर था, इसलिए डेल्टा एन जी। तो इसमें मतलब कैसे आप बता रहे हो ये अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन था, जैसे अपन ने भी लिखा था ट्वाइस ऑफ HCl, ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, और इक्विलिब्रियम बनाएंगे अपन FeCl2 के साथ, ये भी एक्वस होता है, और अपन ने यहाँ पर H2 गैस लिखा हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि इसके लिए डेल्टा Ng तो 1 है, लेकिन अगर डेल्टा N कैलकुलेट करूंगा तो ये 1 + 1, ये दोनों गैसियस टर्म और एक्वस टर्म दोनों होंगे, माइनस ये 2 हो जाएगा। सॉलिड टर्म उसमें भी इंक्लूड नहीं करेंगे तो डेल्टा N 0 हो गया। मतलब इसमें केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, राइट ना, क्योंकि 0 आ रहा है ना अपने पास ये, तो केसी का इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। इसमें यूनिट होगा डेल्टा एनजी में, केपी का यूनिट होगा और वो इसका प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में। अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसका केसी एक्सप्रेशन क्या रहा होगा, FeCl2 H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCl टू द पावर ऑफ 2। तो आप इसको लिखोगे मोल्स पर लीटर, आप इसको लिखोगे मोल पर लीटर, उसका कंसंट्रेशन लिखोगे तो, और यहां पर लिखोगे मोल्स पर लीटर का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, तो कैंसिल हो जाए।
तो फिर इसका यूनिट नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर केपी होता तो केपी में अपन क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को अपन को लिखना पड़ता ना एटमॉस्फेयर, इसका पावर 1 है इसलिए इसका भी पावर 1 है, तो डेल्टा एनजी 1 था इसलिए उसका पावर 1 है। सो लाइक दैट वी हैव रिटन, आपको सामने बिल्कुल क्लियरली मैंने मेंशन करके बता दिया अपन कैसे बताएंगे यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर मान लो किसी रिएक्शन के लिए मुझे केपी गिवन है ऐसे, है ना, अगर किसी रिएक्शन के लिए मुझे केपी का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻², और ये एटमॉस्फेयर टू द पावर ऑफ -2 ऐसे पर एटमॉस्फेयर स्क्वायर गिवन है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, मैं इन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मुझे केपी का वैल्यू गिवन है और उसमें यूनिट गिवन है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी -2 था। इस रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर केपी का वैल्यू मुझे गिवन है और उसका यूनिट गिवन है, तो मैं यूनिट को देख के ये बता दूंगा कि उस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या रहा होगा केपी के लिए, राइट ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा पार्ट, कि अगर कभी ऐसे भी हो सकता है कि अपन को रिएक्शन नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे केपी का यूनिट गिवन है वैल्यू के साथ, तो मैं उस यूनिट को देख के बता सकता हूं कि उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या रहा होगा, डजंट मैटर वो अपन को गिवन है या नहीं गिवन है, दैट इज व्हाट वी कैन राइट। दूसरा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ केसी और केपी है, मैं के इक्विलिब्रियम लिख लेता हूं इसको, है द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम दैट इज केपी और केसी, मैं के इक्विलिब्रियम केपी और केसी दोनों ही ले लेता हूं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं पर के इक्विलिब्रियम। The value of K equilibrium is independent of initial concentration of the reactant। किसी भी रिएक्शन में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उनसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम में अपन ऐसे लिख रहे हैं PCl3 + Cl2, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो 2 मोल्स गिवन है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि केपी या केसी एक्सप्रेशन में इनिशियल का कोई मतलब ही नहीं होता, हमें तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, वो डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि केसी और केपी एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिखने होते हैं। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब आपने किस तरफ से इक्विलिब्रियम अटेन किया, इक्विलिब्रियम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड, change in concentration of reactant and product at equilibrium, change in concentration of reactant or product at equilibrium or product at equilibrium, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास केसी का वैल्यू है तो कॉन्सेंट्रेशन इनमें से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज करोगे आप, इनमें से किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेशियो था दो कांस्टेंट्स का, के और के बी, और ये रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होते कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से। तो अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि इसका जो रेशियो है वो इसके बराबर ना आ जाए। मान लो ये वैल्यू मुझे गिवन है 10, तो इसका मतलब है इनका रेशियो मुझे 10 गिवन है। अब अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये रेशियो 10 से छोटा हो जाएगा, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वापस ये रेशियो कितना बन जाए, 10। इसलिए कभी किसी रिएक्शन में अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो रिएक्शन अपने आप मूव कर लेगा उस डायरेक्शन में, सो दैट कि वो चेंज जो है वो खत्म हो जाए और वापस रेशियो कितना बन जाए, केसी के बराबर, क्योंकि केसी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होगा। एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, अगर आप इसमें कोई इनर्ट सब्सटेंस, कोई हीलियम गैस वगैरह ऐड करते हैं या इनर्ट सब्सटेंस ऐड करते हैं जो इनसे रिएक्ट नहीं करता,
तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ता केसी और केपी पे। अगर आप इसमें कोई इनर्ट सब्सटेंस ऐड करोगे तो इस पे, इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कांस्टेंट रहेगा, इट विल रिमेन इंडिपेंडेंट, राइट। इवन अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होगा, अगर आप एंथैल्पी भी चेंज करोगे रिएक्शन का, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्शन में, ये एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उस एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप कोई कैटलिस्ट ऐड करोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट आर यूज्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर सकते। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एक्सेट्रा कर देता हूं। अब अपन लिख सकते हैं ऐसे, के इक्विलिब्रियम दैट इज केपी और केसी है, केपी और केसी can only change if the temperature changes। तो ठीक है, अपन फिर यही अज्यूम कर लेते हैं कि भाई टेम्परेचर के अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो केपी और केसी को चेंज कर सके if the temperature changes। So there is no factor which can change the K equilibrium except the temperature change। So it depends only on the temperature, उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड नहीं करेगा, इट विल रिमेन इंडिपेंडेंट। बिकॉज केपी, अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो के ऑफ और के भी चेंज हो जाएगा। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर के एफ एंड के बी चेंजेस, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, के सी इज इक्वल टू होता है के एफ और के बी, वो चेंज होने की वजह से ये चेंज हो सकता है। तो अपन चेंज इन टेम्परेचर चेंज करने से कैसे चेंज होगा वो देख लेते हैं। सो केसी और केपी दैट इज के इक्विलिब्रियम चेंजेस with temperature according to Venthoff equation पर लिख सकते हैं, according to Venthoff equation। अब Venthoff equation इसी चैप्टर में अपन लास्ट तक एक बार ड्राइव तो कर ही लेंगे, अभी अपन सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे व्हाट इज Venthoff equation, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं log of Kc2 upon Kc1, the Venthoff equation है, that is equal to delta H is called enthalpy of the reaction divided by 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये होता है Venthoff equation। ये इक्वेशन अपन को याद तो करना ही पड़ेगा, राइट। डेल्टा H तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होता है, Kc1 is equilibrium constant at temperature T1 और Kc2 is equilibrium constant at temperature T2, where Kc1 is equilibrium constant at T1, Kc2 is equilibrium constant at temperature T2, delta H is enthalpy of reaction, और डेल्टा H का जो वैल्यू होगा, मतलब यूनिट ऑफ डेल्टा H, जो यूनिट डेल्टा H का होता है वही यूनिट R का भी होना चाहिए। R is a gas constant, is gas constant। Unit of delta H and R will be same in this equation है? जो इसका यूनिट होगा वही R का, अगर ये जूल्स में है तो इसको भी जूल्स में, अगर ये कैलोरीज में तो ये कैलोरीज में होगा। R का वैल्यू कभी यहाँ पर 1/12 नहीं हो सकता। भाई यूनिट कैसे बनाओगे, ये कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है, तो 1/12 कैसे बनाओगे। तो R का वैल्यू कभी भी
क्योंकि यहाँ पर ये तो Kc1 और Kc2 है सेम रिएक्शन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो ये वाला पार्ट तो यूनिटलेस है ना, तो मुझे ये वाला पार्ट भी यूनिटलेस करना पड़ेगा। तो जो भी यूनिट इसका होगा वही यूनिट अपन को इसका लेना पड़ेगा। अगर ये कैलोरीज है तो ये कैलोरीज ले लो, तो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर R और H का यूनिट जो है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में दिस इज अ बेंट ऑफ इक्वेशन व्हाट वी हैव डन, जो हमने पढ़ा वो बेंट ऑफ इक्वेशन ये है। अब इसमें अगर अपन चेक करें, बोलो सर, वो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को फिर से एक्सप्लेन करो ना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। एंथैल्पी तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होना चाहिए। यहां पर अपन एनर्जी से डील कर रहे हैं ना, तो एनर्जी या तो जूल्स में होता है या कैलोरीज में होता है। सो आर का वैल्यू जूल्स में कितना होता है, 8.314 जूल्स होता है। तो इसको भी जूल्स में लेंगे, अगर इसको जूल्स में लेंगे तो, या ये जूल्स में गिवन है तो इसको जूल्स में लेना पड़ेगा। अगर ये कैलोरीज में गिवन है तो ये कैलोरीज में गिवन है। अगर डेल्टा एच किलो जूल्स में है तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करो। अगर डेल्टा एच अपन को किलो जूल्स में गिवन है तो जूल्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आर का वैल्यू अपन को जूल्स में पता है। तो उसको रादर देन उसको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के अपन इसी को जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, अगर किलो जूल गिवन होगा तो। दैट इज ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या होगा, जैसे ये वाला पार्ट है 1/T1 माइनस 1/T2, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, T1 इंटू T2 कर लेते हैं, ये T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर T2 बड़ा है T1 से तो ये वैल्यू पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा, जो भी है पॉजिटिव आएगा। अगर T2 बड़ा है T1 से तो, अगर T2 बड़ा होगा T1 से तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर T2 छोटा है T1 से तो पूरा वैल्यू नेगेटिव आएगा। वैसे भी किसी रिएक्शन में अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कम थोड़ी करेंगे। तो अगर T2 का वैल्यू T1 से बड़ा है तो अपन कहेंगे ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ये वाला। तो अपन क्या करेंगे कि देखो सर, ये जो एंथैल्पी है ना, एनर्जी एक्सचेंज इन द रिएक्शन होता है, ये द एनर्जी एक्सचेंज इन द रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें अपन को एनर्जी देनी पड़ती है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है देन Kc2 will be greater than Kc1 if T2 is greater than T1। भाई T2 greater than T1 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। और ये पूरा वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये बड़ा होना चाहिए इससे, ये वैल्यू बड़ा ही होगी ना इससे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। अगर मान लो, क्योंकि डेल्टा एच तो नेगेटिव भी होता है एक्सोथर्मिक के लिए, जिन रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होता है वो अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये नेगेटिव है इसका वैल्यू, देन इन दैट केस अगर अपन T2 ग्रेटर देन T1 कर लें तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आने का मतलब है कि Kc2 छोटा होगा Kc1 से। देन Kc2 is less than Kc1 if T2 is greater than T1। भाई अगर ये बड़ा होगा इससे तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। अब जब अपन इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर ये पूरा वैल्यू नेगेटिव हो गया इसका मतलब ये वैल्यू छोटा होगा इससे। तो ये वैल्यू छोटा हो गया इससे, मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन। तो जैसे मान लेते हैं पर कोई रिएक्शन है अपने पास, PCl5 है, इक्विलिब्रियम है, PCl3 है प्लस ये है,
इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है। वो क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन में तो अपन डिसोसिएट करते हैं, तो जब अपन इसको डिसोसिएट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ये ब्रेक करेंगे, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तो अपन कहेंगे डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब अपन कहेंगे T1 इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका Kc1 अपन को गिवन था, मान लेते हैं 50। तो जब इसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, मान लो मैंने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो इसका Kc2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 50, वो बढ़ जाएगा ऐसे, तो इट विल इंक्रीज। द रीजन इज क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव था, जब आपने टेम्परेचर ऑलवेज टेकन इन केल्विन है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई और ये भी पॉजिटिव था। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, और डिसोसिएट होगा, तो प्रोडक्ट और बढ़ेंगे। ठीक, अब दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। कोई अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें एनर्जी लिबरेट होती है, इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। अपन कहेंगे इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है, अब मैंने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया, मुझे Kc1 गिवन है, अब मैंने इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इसमें डेल्टा एच मुझे गिवन था इसका -22.3 किलो कैलोरीज होता है इसका डेल्टा एच। तो अपन क्या कहेंगे, अगर मान लो इसका डेल्टा एच मुझे गिवन है -22.3, अपन ने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो इधर तो ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बढ़ा है ना इससे, लेकिन अपन इस पॉजिटिव वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -22.3 से, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। अगर ये वैल्यू पूरा नेगेटिव है तो फिर ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू छोटा होगा इससे, अगर नेगेटिव है, क्योंकि लॉग में है ना, तो अपन को पता है लॉग, आपने लॉगरिथम पढ़ा हुआ है, तो लॉग में अगर ये वैल्यू है, तो अगर ये ओवरऑल वैल्यू पूरा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होकर जो भी बना, लेकिन उससे कम होगा जो Kc1 गिवन होगा। इसका मतलब है पहले प्रोडक्ट ज्यादा थे क्योंकि रेशियो 50 था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोडक्ट कम हो गए, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड, क्योंकि Kc का वैल्यू क्या है, पहले 50 था, अब ये 30 हो गया अपना Kc का वैल्यू, तो कम होने का मतलब है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो कम होगा, मतलब प्रोडक्ट कम हो गए होंगे रिएक्टेंट के कंपेयर। तो ये अपन को देखना होता है कि भाई डेल्टा एच क्या गिवन है अपन को रिएक्शन के लिए, और फिर अपन टेम्परेचर का फैक्टर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं increase in temperature, so increase in temperature in exothermic reaction shift the reaction in backward direction, reaction in backward direction, decreasing the concentration of product, decreasing the concentration of product, उससे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। दिस इज अबाउट द टेम्परेचर इफेक्ट। वो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट, ये वैल्यू अपन को याद रखनी पड़ेगी। यूनिट का ध्यान रखना, डेल्टा एच और आर का यूनिट सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेम नहीं रखोगे तो फिर आपको क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, वो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पे लिखते हैं, लिख लिया आपने? सर एक मिनट, डन सर। सब लोग हो गए?
यस सर। अब अपन फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट में अपन कहेंगे केपी, द वैल्यू ऑफ केपी एंड केसी, वैल्यू ऑफ केपी और केसी in the reaction can signify the extent to which the reaction can shift in forward direction. The reaction can move in the forward direction, in forward direction. सपोज अपन को गिवन है केपी का वैल्यू अगर बहुत छोटा है, इफ केसी इज वेरी स्मॉल, मतलब स्मॉल कितना हम कैसे अज्यूम करें, तो अपन अज्यूम कर सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर -2 भी ले सकते हैं अपन। इट इज लेस देन और equal to 10 की पावर -3, then it is considered as very small. अब अपन को पता है कि मान लो अपने पास कोई रिएक्शन दिया, मैं एक एग्जांपल लिख लूं, PCl5 का डिकम्पोजिशन है PCl3 प्लस Cl2, Kc लिखूंगा तो PCl3 into Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। तो मैं क्या करता, इफ Kc इज लेस देन और इक्वल टू 10 की पावर -3, देन reaction moves to forward direction, moves forward to very little extent, forward to little extent, मतलब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बहुत कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू छोटा है इसका मतलब ये रेशियो बहुत छोटा है। ये रेशियो छोटा होने का मतलब है कि प्रोडक्ट्स आर वेरी लेस इन अमाउंट देन द रिएक्टेंट्स, तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम गया। सो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बहुत कम होंगे रिएक्टेंट के कंपैरिजन, राइट? सो द रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू वेरी लिटिल एक्सटेंट। So, right? अब if Kc is greater than or equal to 10 की पावर 3, और 2 भी लिख सकते हैं अपन, then reaction moves in forward direction to large extent. जैसे अपन ने यहां पर लिखा ना भाई, concentration of product जो है वो बहुत कम होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। अब बिल्कुल वैसे ही मैं इसमें लिखूंगा, अगर लार्ज एक्सटेंट का मतलब है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये अपन बता सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन में जो लिखा होगा ये वैल्यूज अपन को गिवन होंगी। अगर 10 की पावर -2 भी ले सकते हैं अपन इसमें, जैसे मैंने आपसे कहा 10 की पावर -3 है तब तो बहुत छोटा अज्यूम करना ही है अपन को, -2 या 10 की पावर 2 होता है तब भी अपन यही इसी तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जैसे ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अपन को काफी सारे क्वाड्रेटिक और काफी सारे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएंगे, लेकिन अपन इन वैल्यूज को देख के क्वाड्रेटिक भी शायद कभी अपन सॉल्व करें, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन या फोर्थ रूट के इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं करेंगे, वो इनसे अपन वो नेग्लेक्ट कर लेंगे। अब अपन बता सकते हैं द चेंज इन के इक्विलिब्रियम वैल्यू विद द चेंज इन रिएक्शन, चेंज इन रिएक्शन। तो जैसे अपने पास ये रिएक्शन निकल था PCl5, तो अपन ने इसका केस ही लिखा। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता है Cl2 प्लस PCl3 इज एन इक्विलिब्रियम विद PCl5, तो आप क्या लिखते हैं इसका केस?
तो अपन कहते हैं PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हो, इसको अपन Kc डैश कर देते हैं कि अगर मैं किसी रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो मैंने 1/, ही तो किया है इसको, भैया PCl5 ऊपर आ गया, ये दोनों नीचे आ गए। तो अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो जो नया Kc बनेगा ना वो पहले वाले Kc का 1/, होगा। सो ए अगर मैं रिवर्स करता हूं तो जो नया Kc डैश बनेगा, सो द चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द चेंज इन रिएक्शन एज, अगर अपन रिवर्स करेंगे तो जो Kc डैश होगा ना दैट विल बी इक्वल टू 1/Kc हो जाएगा रिएक्शन को रिवर्स करने से। कैसे बना देंगे, मैं आपने क्या किया, Kc था ये, अगर अपन ने रिएक्शन को रिवर्स, अब उल्टा लिख दो इस रिएक्शन को, तो फिर जो नया Kc होगा वो क्या होगा, पहले वाले का वो इन्वर्स होगा, तो लिख सकते हैं। दूसरा अपन बता सकते हैं मल्टीप्लाई बाय इंटीजर n, मल्टीप्लाई बाय इंटीजर n, तो उस केस में क्या होगा, विल राइट दैट Kc डैश जो नया Kc होगा वो Kc का पावर n जिस इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे। चलो देखते हैं कैसे, उसको भी अपन लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं, ये तो अपन देख चुके हैं। मान लो ये रिएक्शन था मेरे पास, ये वाला है जो अपन को गिवन है। इसी रिएक्शन में अगर मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कंप्लीट रिएक्शन, तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ PCl3 होगा प्लस Cl2। अब इसके लिए जो Kc, ये ट्वाइस होगा, हाँ, इसके लिए अगर अपन Kc लिखेंगे तो विल राइट दैट PCl3 to the power of 2 Cl2 to the power of 2 डिवाइड बाय PCl5 to the power of 2, ऐसे आ जाएगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू जो Kc डैश अपन ने लिखा इस रिएक्शन के लिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इस रिएक्शन का मुझे Kc गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया Kc आएगा वो अपन पावर स्क्वायर लिख के बता सकते हैं। तो जिस इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा पावर, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो लिखा। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर अपन मान लो, ठीक है ना, और रिएक्शन को अपन डिवाइड कर देते हैं किसी इंटीजर से, सो डिवाइडिंग बाय इंटीजर है, बाय इंटीजर n, तो अगर किसी इंटीजर से अपन डिवाइड करेंगे देन इन दैट केस Kc डैश विल बी इक्वल टू जो भी आपके पास Kc होगा उसका पावर 1/n ले लूंगा। लिख के देख लेते हैं, जैसे इसको लिखा वैसे उसको भी लिख के देख लेते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास PCl5 था, डिकम्पोज करके अपन ने PCl3 लिखा प्लस Cl2 लिखा, इस रिएक्शन को 1/2 से डिवाइड कर लो, अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो नया Kc डैश होगा दैट विल बी इक्वल टू PCl3 का टू द पावर ऑफ 1/2, Cl2 का टू द पावर ऑफ 1/2 और PCl5 का टू द पावर ऑफ 1/2। तो जो Kc अपन को गिवन था पहले बिफोर डिवाइडिंग बाय द इंटीजर, उस Kc का अपन लिख सकते हैं टू द पावर ऑफ 1/2। तो जिस इंटीजर से डिवाइड करोगे अपन उसी इंटीजर का रूट लेंगे, वेरिएबल रूट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बात अपन को हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो भी अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, क्वेश्चन में जो भी अपन को इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है, हम अपनी मर्जी से कभी ना तो उस रिएक्शन को डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर से, ना ही उसे मल्टीप्लाई करेंगे कि चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ना तो अपन डिवाइड करेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से Kc वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके लिए Kc कैलकुलेट करो, तो मैं इस रिएक्शन का Kc नहीं बता सकता इसके लिए, दैट विल बी डिफरेंट। सो जो भी अपन को रिएक्शन गिवन होगा हमें उसी रिएक्शन का Kc कैलकुलेट करना है, हम अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो किसी भी रिएक्शन में
अपन अपनी तरफ से जो भी रिएक्शन हमें गिवन होगा हम उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, इसको अपन कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शंस, राइट। सीक्वेंशियल रिएक्शन पर ऐसे तो मैंने थोड़ा आइडिया दिया आपको व्हाट इज सीक्वेंशियल रिएक्शंस। अब अगर अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन लिखेंगे तो विल राइट दैट सीक्वेंशियल रिएक्शंस में द रिएक्शन इन विच the reactions in which the product of one of the reaction is used as reactant in other reaction, as a reactant in other reactions, इनको कहते हैं अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन। कभी कभी हमें डायरेक्टली सीक्वेंशियल रिएक्शन मिल भी जाते हैं और कभी कभी हमें बनाने पड़ते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास ए था और वो ट्वाइस ऑफ ए है और डिकम्पोज करके थ्राइस ऑफ बी प्लस सी बनाता है। बाद में क्या होता है कि बी जो है वो डी से रिएक्ट करके बना लेता है, दैट इज सी प्लस ई। इस रिएक्शन के लिए मुझे KC1 गिवन था, इसके लिए मुझे KC2 गिवन था और मुझसे कहा गया कैलकुलेट द KC फॉर, कैलकुलेट द KC फॉर रिएक्शन और मुझे रिएक्शन बताया गया ऐसे, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ डी इज एन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी प्लस ई। ये रिएक्शन, इसके लिए मुझे KC कैलकुलेट करना है ओवरऑल। मैं क्या करूंगा, तीनों का KC लिख लूंगा। पहले मुझे एक रिएक्शन गिवन है, दूसरा रिएक्शन गिवन है, इसका रिएक्टेंट मैंने प्रोडक्ट जैसे यूज किया, इसका प्रोडक्ट जो है मैंने रिएक्टेंट जैसे यूज किया, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट में अपन ने सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़े हुए हैं। मोल कॉन्सेप्ट में अपन ने सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़े, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका KC लिखेंगे तो ऐसे होगा KC1, वी नो दैट, मैं अलग ही लिख लेता हूँ, इसके लिए KC1 लिख लेते हैं अपन। तो KC1 विल बी b to the power of 3 into c डिवाइड बाय a to the power of 2, ये KC1 है। और KC2 मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C into कंसंट्रेशन ऑफ E डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B into कंसंट्रेशन ऑफ C to the power of 2। और मुझे कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट, मुझे ये कैलकुलेट करना है भाई, मुझे KC इज इक्वल टू, ये रिएक्शन है, इसमें मुझे कंसंट्रेशन ऑफ B to the power of 2, कंसंट्रेशन ऑफ C to the power of 2, और यहाँ पर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ E गिवन है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A to the power of 2 है और D to the power of 2। अब मुझे इन दोनों को यूज करके ये कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहूँगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो अपन कहेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर तो B कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बचेगा, तो ये बच जाएगा। तो मैं क्या कर लूंगा, KC1 into KC2 कर दूंगा। अगर इन दोनों को रिएक्शन को ऐड करते हैं ना अपन, इन दोनों को, तो अपने पास ये रिएक्शन बनेगा। जब भी आप दो रिएक्शन को ऐड करके रिक्वायर्ड रिएक्शन बनाओगे तो आपको उनके KC को मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप दो रिएक्शन को ऐड करके रिक्वायर्ड रिएक्शन बनाओगे तो आपको उनके KC को मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। मैं एक क्वेश्चन आपको मतलब और बताता हूं, फिर उसके बाद अपन
एक दो क्वेश्चंस आप करके दिखाना ऐसे केसी का कैलकुलेशंस सीक्वेंशियल रिएक्शंस में। ये हो जाए तो बताना जब आप लिख लो। तो अगर मान लो मेरे पास एक और एग्जांपल है फॉर रिएक्शंस, मेरे पास एक ऐसे रिएक्शन दैट इज N2 प्लस 3H2। सर एक बार पिछला पेज दिखाओ ना। ठीक है, इसके लिए मुझे कैसी बन गई, ये लो। यस सर डन। और दूसरा मुझे एक रिएक्शन गिवन था ऐसे, एंड मुझे एक रिएक्शन गिवन है दैट इज twice of N2 plus that is twice of H2 twice of N2, कोई दूसरा ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं H2 plus Cl2 is in equilibrium with twice of HCl, ऐसे ले लेते हैं। और इसके लिए मुझे Kc2 गिवन है और मुझसे कहा गया कैलकुलेट द Kc फॉर रिएक्शन। इसमें अपन को ऐसे गिवन था दैट इज Kc अपन को कैलकुलेट करना है। सो आई विल राइट दैट twice of NH3 plus Cl2 is in equilibrium with N2 plus twice of HCl plus H2 twice of H2। ये कैलकुलेट करने के लिए अपन से क्या, ठीक है, ये अपने पास रिएक्शन दिया। तो अपन कहेंगे देखो अब इस रिएक्शन में अपन को सॉल्व करने का तरीका होगा कि भाई NH3 आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए जबकि ये राइट हैंड साइड में था, ठीक है। तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे करोगे। सो फ्रॉम गिवन रिएक्शंस, अगर अपन गिवन रिएक्शन की बात करें तो इसमें HCl राइट हैंड साइड पे चाहिए तो वो RHS पे है, मतलब वहां उस रिएक्शन में आपने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन ये तो RHS पे था जो आपने LHS पे लिखा, जबकि इसमें LHS पे है, मतलब इस रिएक्शन को आप रिवर्स करने वाले हैं। सो मैं ट्वाइस ऑफ NH3 लिखूंगा और इक्विलिब्रियम लिखूंगा N2 प्लस 3H2 करूंगा। इसके लिए मुझे जो Kc डैश आएगा वो 1/Kc हो जाएगा और H2 प्लस Cl2 इज एन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ HCl, इसको ऐसे ही रखूंगा, ये Kc2 हो जाएगा मेरे लिए। अब दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास ये रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस Cl2 बचेगा और अपने पास आएगा N2 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl प्लस ट्वाइस ऑफ H2। जब अपन दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनके Kc को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर Kc विल बी इक्वल टू Kc डैश इनटू Kc2 और Kc डैश क्या है 1/Kc1 इनटू Kc2। लो भाई हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन देखना पड़ेगा कि किसमें कौन सा कंपाउंड किस तरफ चाहिए, उसके हिसाब से दो रिएक्शंस है अपने पास। अगर अपन रिएक्शन को रिवर्स लिखेंगे तो हमें पता है, आपको
इसके पहले वाले पॉइंट में लिखा था ना अपन ने कि अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो व्हाट विल हैपन, हमें Kc डैश 1/Kc लिखना पड़ेगा। और जब दो रिएक्शन को ऐड करके अगर अपन रिएक्शन बना रहे हैं तो उनके Kc को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ये भी अपन ने पहले लिखा। इसी को वो अपन को न्यूमेरिकल में पूछ लेंगे अपन से, एक ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं मेरे पास गिवन है a + 2b इज एन इक्विलिब्रियम विद थ्राइस ऑफ c। इसके लिए मुझे Kc1 गिवन है, सपोज करते हैं उन्होंने दिया 5। अब बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो इसमें दैट इज b plus will write that 2d is an equilibrium with suppose करते हैं अपन e, और इसके लिए मुझे Kc2 गिवन है 25 और अपन से कैलकुलेट करने के लिए कहा गया कैलकुलेट द Kc फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन ले लेते हैं अपन, तो वो रिएक्शन में बना लेता हूँ, दैट इज विल राइट दैट कि भाई दैट इज थ्राइस ऑफ C plus that is 2d is an equilibrium with E plus A plus or B. ये आ जाएगा। ये अपन को गिवन है। मैं इसको ऐसे भी कर लेता हूँ, तुम लोग मतलब कैलकुलेट करने के पहले 1 मिनट रुकना, इसको हटा ही देता हूँ मैं बी को, Kc फॉर दिस रिएक्शन। मैंने 4 कर लिया इसको, 40। नीचे वाले को रिवर्स कर देंगे। हाँ, नीचे वाले को अपन क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना 2 से और इसको रिवर्स करेंगे। ई तो राइट हैंड साइड पे ही है, डी इधर है, ऊपर वाले को रिवर्स करेंगे। यस, ऊपर वाले को रिवर्स करेंगे, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो नया Kc क्या होता है, विन होता है। इसको ऑब्जर्व करो तुम लोग ऐसे ना, C तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, E उसी साइड में है, लेकिन 2 कैसे हो गया, इसमें तो 2 था ही नहीं, इसका मतलब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो इसको रिवर्स करूंगा तो 3C इज एन इक्विलिब्रियम विद A plus 2B आएगा। सो Kc डैश विल बी इक्वल टू 1/Kc1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Kc डैश विल बी इक्वल टू Kc2 का स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 2C plus 4D is an equilibrium with A plus 2E, ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ऐड करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये Kc1 डैश है और ये Kc2 डैश। सो Kc will be equal to Kc1 dash into Kc2 dash, that will be equal to 1/Kc1 into Kc2 का स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर कर लो और डिवाइड बाय 5 कर लो, ये आपका आंसर है। राइट ना, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये पूछेंगे अपन से, ये भी पूछते हैं अपन से, ये एक्सप्रेशन पूछते हैं अपन से, एग्जाम में भी पूछेंगे आराम से। दिस वाज अबाउट द KP1 Kc expressions and the numericals and the characteristics of chemical equilibrium. सो केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने चेक किए, अब अपन चेक करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम अपन न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस द डाउट्स, आइडियल गैस एंड देन रियल गैस। रियल गैस का शीट में आज भेज दूँ।
आप सेंटर से जाके हार्ड कॉपी ले लो, सेंटर पे हार्ड कॉपी है, आप कलेक्ट करो।